अकाउंट के सब्जेक्टिव मॉडल सेट में कुल 3 सेक्शन हैं। सेक्शन ए में आपका जो है 1 से 7 नंबर तक क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 5 प्रश्न बनाना है और इसमें कुल प्रश्नों की संख्या जो है वो 19 है। तो 1 से लेकर 7 तक जो प्रश्न है वो लघुत्तरीय प्रश्न है। इसमें 5 प्रश्नों का उत्तर देना है और इन 5 प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे, तो यानी 10 नंबर का है। इसके बाद आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में टोटल 8 से लेकर 14 नंबर तक क्वेश्चन है। इसमें भी 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, लेकिन प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 नंबर हैं, तो इस प्रकार 15 नंबर का ये सेक्शन हो जाता है। और सेक्शन सी में 15 नंबर से लेकर 19 नंबर तक टोटल 3 प्रश्नों का उत्तर देना है और इसमें प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर के हैं, तो 15 नंबर के हो गए। यानी सेक्शन ए 10 नंबर का है, 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर का। सेक्शन बी आपका 15 नंबर का है, इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर का है, 5 क्वेश्चन बनाना है। और सेक्शन सी प्रत्येक क्वेश्चन 5-5 नंबर का और 3 प्रश्न बनाना है। मॉडल सेट के सब्जेक्टिव पार्ट में सेक्शन ए का जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न है आपका चंदा क्या है, व्हाट इज सब्सक्रिप्शन। दूसरा प्रश्न है अधिलाभ का सूत्र लिखना है, गिव द फार्मूला ऑफ सुपर प्रॉफिट। तीसरा प्रश्न है त्याग का अनुपात का गणना किस प्रकार किया जाता है, हाउ सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड। चौथा प्रश्न है अंश से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाई शेयर। पांचवा प्रश्न है ऋण पत्रों के शोधन से आप क्या समझते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट इज मीन्ट बाई रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। उसके बाद छठा प्रश्न है चालू संपत्ति किसे कहते हैं, व्हाट आर करेंट एसेट्स। और अंतिम प्रश्न है रोकड़ प्रवाह विवरण का क्या अर्थ है, कीप द मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये प्रश्न है, आइए इसको बारी बारी से हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग थ्योरिकल प्रश्न जो है आपका सब्जेक्टिव का, सेक्शन ए का या सेक्शन बी का या सेक्शन सी का, पहले हम लोग इसका थ्योरिकल प्रश्न जो है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल में हम लोग आएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आपका है चंदा क्या है। इसका उत्तर देखिए क्या होगा, चंदा से आशय उस सदस्यता शुल्क से है जो किसी गैर लाभकारी संस्था को उसके सदस्यों के वार्षिक आधार पर मिलता है। यह गैर लाभकारी संगठन के लिए आय है। जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उसमें मेंबर होते हैं। सपोज मान लीजिए किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में 100 मेंबर हैं और प्रत्येक लोग जो है महीने में या साल में जो भी है 1000 रुपये चंदा देता है, तो उस साल जो है उस महीने में उस ऑर्गेनाइजेशन में 1 लाख रुपए का चंदा यहाँ प्राप्त हो गया, तो ये हमारा चंदा इसको कहते हैं हम लोग। इंग्लिश में भी इसको देख सकते हैं, इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ द अमाउंट पेड बाय द मेंबर्स एट रेगुलर बेसिस ऑफ टाइम, इट इज़ ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसीप्ट्स। रेवेन्यू इनकम होता है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। तो ये आपका हो गया पहला, चंदा किसे कहते हैं, इसको इस तरीके से लिख देना है। दूसरा प्रश्न जो हमारा था वो था अधिलाभ का सूत्र लिखिए, गिव द फार्मूला ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है, देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ता है। एवरेज प्रॉफिट किसी भी क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए जितने ईयर का प्रॉफिट है उतने ईयर के प्रॉफिट को सब जोड़ करके और जितने साल का है उससे डिवाइड कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट आएगा। फिर क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट दिया होता है। सपोज मान लीजिए किसी बिजनेस में हमने 10 लाख रुपए का कैपिटल लगाया है, 10 लाख का कैपिटल हमने लगाया है। अब उस क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट का परसेंटेज दे दिया, मान लीजिए 10%। तो इसका मतलब यह हुआ कि उस कंपनी में 1 लाख रुपए का नॉर्मल प्रॉफिट है, 1 लाख रुपए का नॉर्मल प्रॉफिट है। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे। सपोज मान लीजिए कि आपका एवरेज प्रॉफिट आया है मान लीजिए 1.5 लाख रुपये, ठीक है। अब 1.5 लाख रुपये आया है नॉर्मल प्रॉफिट, एक एवरेज प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट आपने अभी तुरंत यहाँ निकाला है 1 लाख रुपए का। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया, 1.5 लाख में 1 लाख गया तो 50,000 रुपये सुपर प्रॉफिट
हो गया। अब ये सुपर प्रॉफिट गुडविल निकालने में कहाँ यूज होता है? मान लीजिए बोलता है 3 ईयर्स का सुपर प्रॉफिट इक्वल टू गुडविल है, तो आपका 1 साल का सुपर प्रॉफिट यहाँ कितना आया? 50,000 आया। तो इसको गुडविल अगर निकालने के लिए बोलता है सुपर प्रॉफिट बेसिस पर, तो 50,000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1.5 लाख रुपए का गुडविल हो जाएगा। तो ये तरीका होता है सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो ये तो हम लोग समझ गए सुपर प्रॉफिट मेथड से हम लोग गुडविल को कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब अगला जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन क्या है, पहले इसको देखिए। त्याग अनुपात की गणना कैसे की जाती है? तो देखिए, हाउ सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि एक्स और वाई 2 पार्टनर हैं, अब एक नया पार्टनर जेड आ गया, तो इन लोगों का रेशियो 3:1 था और जेड के आने के बाद इन लोगों का रेशियो चेंज हो गया। अब मान लीजिए कि एक्स और वाई का रेशियो 2:3 हो गया। तो जो ओल्ड रेशियो है ये कितना था? एक्स का 3/4 था और न्यू रेशियो एक्स का कितना है? 2/5 है। तो इसको जो माइनस करेंगे जो आएगा वही मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। ठीक है, उसी तरह वाई का सेक्रीफाइस निकालना है, तो वाई का ओल्ड रेशियो क्या था? 1/4 था और वाई का न्यू रेशियो क्या है? 3/5 है, तो 3/5 है। तो इसको माइनस करने के बाद जो दोनों का रेशियो आएगा वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहलाता है। ठीक है, अब ये तो आप समझ गए। अब आइए अगला क्वेश्चन क्या था हमारा। अगला क्वेश्चन है अंश से आप क्या समझते हैं। देखिए, जैसे कोई कंपनी का जब निर्माण होता है तो इस कंपनी की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है? कैपिटल होती है। तो इस कैपिटल को कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है। सपोज मान लीजिए किसी कंपनी को 10 लाख रुपए की पूंजी की आवश्यकता है। अभी कंपनी को 10,000 भागों में बांट दिया गया, क्योंकि एक आदमी तो इतना पैसा लगा नहीं पाएगा, तो इसका 4 जीरो काट दिए, तो इसका मतलब एक भाग इसका 100 रुपये का होगा। अब ये आम जनता से प्रोस्पेक्टस इशू करती है कि हमारी कंपनी में आप पूंजी लगाइए, बदले में हम डिविडेंड देंगे। तो अब मान लीजिए कोई आदमी है, कोई व्यक्ति है, वो 50 शेयर लेने का कैपेसिटी उसका है, तो एक शेयर का दाम 50 रुपये 100 रुपये निकला, तो वो कंपनी को 5,000 रुपये का देगा। इस तरह से जैसे ही कंपनी का पूरा 10,000 शेयर बिक जाएगा, इशू किया हुआ बिक जाएगा, तो कंपनी के पास टोटल 10 लाख रुपये आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमने क्या देखा कि कंपनी की जो बड़ी सी पूंजी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया था। इन्हीं प्रत्येक टुकड़ों को जो है ना शेयर कहा जाता है। तो इसका आंसर हम लोग किस तरह से याद करें? तो देखिए, बहुत आराम से याद हो जाएगा। पूंजी के छोटे छोटे हिस्सों को अंश कहा जाता है। यह किसी भी सार्वजनिक कंपनी की पूंजी का एक मुख्य साधन होता है। इसका निर्गम पूंजी प्राप्ति के लिए किया जाता है। यानी शेयर इशू कैसे किया जाता है? पूंजी के लिए किया जाता है। इसको इंग्लिश में भी आप पढ़ लीजिए। शेयर रेफर्स टू स्मॉलेस्ट यूनिट या स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कैपिटल। इट इज़ मेन सोर्स ऑफ जनरेट लॉन्ग टर्म कैपिटल ऑफ द पब्लिक कंपनी। इट इज़ इशू फॉर कैपिटल। शेयर को कैपिटल के लिए ही इशू किया जाता है। अगला प्रश्न है ऋण पत्रों का शोधन से क्या तात्पर्य है आपका? व्हाट इज मीन्ड बाय रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। यहाँ पर बी कर दीजिएगा आप। ठीक है, अब डिबेंचर होता क्या है? सबसे पहले ये देखिए, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी को पूंजी की ज़रूरत है, कैपिटल की ज़रूरत है, तो अगर कंपनी शेयर इशू करके कैपिटल लेता है तो शेयर कैपिटल हो गया। लेकिन कंपनी कभी कभी क्या करती है कि पब्लिक से ऋण के रूप में पैसा लेती है। सपोज मान लीजिए कि कंपनी को 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो कंपनी शेयर के बदले डिबेंचर भी इशू कर सकती है। तो डिबेंचर का एक निश्चित परसेंटेज होता है और वर्ष में या 6 महीने में कंपनी इस पूंजी पर ब्याज भी देती है। ठीक है, तो जब कंपनी को पैसे की ज़रूरत थी तो कंपनी ने आम पब्लिक को, जैसे ये आम पब्लिक है, तो कंपनी आम पब्लिक को डिबेंचर्स इशू करती है और उसके बदले में आम पब्लिक से पैसा लेती है। लेकिन जब कंपनी के पास अच्छा खासा पैसा हो जाता है और कंपनी चाहती कि अब हम ये पब्लिक का पैसा को रिटर्न करें, तो उल्टा हो जाता है। यहाँ पर कंपनी डिबेंचर दे रही थी और पैसा ले रही थी, अब उल्टा होगा। कंपनी ये पब्लिक से डिबेंचर, अपना वाला डिबेंचर वापस ले लेगी और ये पब्लिक को पैसा जो है उसका पेमेंट करेगी। ठीक है, तो रीपेमेंट ऑफ लोन या रीपेमेंट, जो कंपनी पैसा रीपेमेंट करती है पब्लिक को, उसके द्वारा लिए गए पैसे को जो रीपेमेंट करती है, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, उसी को ही हम लोग रिडम्पशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ इसको अच्छा से समझ लिया जाए। क्वेश्चन में जिस हिसाब से दिया है इसको अच्छा से समझ लिया जाए। देखिए
क्या लिखा हुआ है, ऋण पत्रों के शोधन से आप क्या समझते हैं, यही क्वेश्चन है। अब यहाँ लिखा हुआ है कि जब कंपनी अपने ऋण पत्रों को वापस लेती है ऋण पत्रधारियों से यानी डिबेंचर होल्डर से, तो इसे ही रिडम्पशन या शोधन कहा जाता है, क्योंकि कंपनी को देय तिथि पर इसका भुगतान करना पड़ता है। कोई ना कोई टाइम होता है कितने तारीख तक हम आपका पैसा वापस कर देंगे, ठीक है। द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर मीन्स रीपेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर टू द डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर आर नॉर्मली पेड ऑन ड्यू डेट बाय द कंपनी। डिबेंचर का पैसा कंपनी को ड्यू डेट पर वापस करना पड़ता है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, चालू संपत्तियां किसे कहते हैं। देखिए, चालू संपत्तियां ऐसी संपत्तियां होती हैं जिन्हें एक निश्चित समय में हम कम से कम समय में हम कैश में बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अब डेटर है, तो डेटर क्या है, डेटर से हम पैसा वसूलने के लिए जाएंगे तो डेटर से कैश ले लेंगे, तो डेटर हमारी चालू संपत्ति है, ठीक है। स्टॉक को भी चालू संपत्ति माना जाता है। मान लीजिए कि मेरे पास रॉ मटेरियल का स्टॉक है, इसको बेच के भी हम पैसा ले सकते हैं, कम समय में पैसा अरेंज कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा कम समय में पैसा अगर अरेंज कर सकते हैं तो उसको चालू संपत्ति न बोल के लिक्विड एसेट्स यानी उसको तरल संपत्ति बोला जाता है। तो वो और भी ज़्यादा लिक्विडिटी उसमें होती है, इसलिए उसको जो है हम लोग तरल संपत्ति बोलते हैं। तरल संपत्ति उसको बोलते हैं जो बहुत ही सरलता से हम लोग पैसा व्यवस्था कर सकते हैं, उसको तरल संपत्ति बोलते हैं। तो इसको इंट्रोडक्शन में आ जाइए। चालू संपत्तियों से आशय ऐसी संपत्तियों से होता है जिनका प्रयोग 1 साल से कम समय के लिए किया जाता है और उन्हें उतने ही समय में नगद में परिवर्तित किया जा सकता है। करेंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर यूज्ड द शॉर्ट टाइम लिस्ट 1 ईयर, 1 साल से कम टाइम में उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। दीज आर कन्वर्ट इनटू कैश। उदाहरण के लिए हो गया जैसे कैश, स्टॉक, डेटर, बीआर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम को भी आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। देखिए, इसका नाम ही है कैश फ्लो स्टेटमेंट, नाम ही है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब इसका नाम जब कैश फ्लो, जैसा कि इसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो एक निश्चित अवधि के भीतर व्यवसाय में किन किन साधनों से कितनी कैश आती है और किन किन मदों में कितनी कितनी कैश खर्च होती है या किन किन रूप में कैश बाहर चली जाती है, तो इसको जानने के लिए जो विवरण हम बनाते हैं, जो स्टेटमेंट हम बनाते हैं, उसे ही कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं, या इसको हम रोकड़ प्रवाह विवरण के नाम से जानते हैं। कैश फ्लो यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में 2 चीज़ को ध्यान दीजिएगा, एक इनफ्लो होता है, इनफ्लो, और दूसरा होता है आउटफ्लो। इनफ्लो और अब इनफ्लो का मतलब क्या होता है, हमारे बिजनेस में अगर पैसा आता है तो वो इनफ्लो हो गया, और बिजनेस से पैसा बाहर चला जाता है तो वो हमारा आउटफ्लो हो गया। तो इनफ्लो और आउटफ्लो, अंतर प्रवाह और बाह्य प्रवाह। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें क्या बताता है, आप इस जगह पर देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें ये बताता है कि किसी एक निश्चित समय के भीतर में किन साधनों से कितना पैसा हमारे बिजनेस में आ रहा है या किन रूपों में हमारे बिजनेस में पैसा खर्चा हो रहा है और कितना पैसा हमारे पास बचा हुआ है, इसे ही कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंतर्गत हम लोग दिखाते हैं। इसको इंग्लिश में भी आपको समझ सकते हैं। व्हाट इज़ ए कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ए कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड aggregate data regarding all cash inflow that a company receive from its ongoing operations and external investment sources. It is also includes all cash outflow that pay for business activities and investments during a given time. ठीक है, तो यही हो गया कि जो कैश कितना इन फ्लो हो रहा है, कितना आउट फ्लो हो रहा है एक सर्टेन पीरियड के अंदर, तो ये हमको जो स्टेटमेंट बताता है, इसे ही कैश फ्लो स्टेटमेंट का। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आप देख रहे हैं, निम्न विवरणों से 2020 के लिए चंदा की आय की गणना कीजिए। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 2020 का, ये 1 जनवरी 2020 है और 31/12/2020 है। तो ये जो आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है ये 9000, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है और ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। और ये अग्रिम यानी कि एडवांस सब्सक्रिप्शन, इसको प्रीपेड सब्सक्रिप्शन भी हम लोग बोलते हैं।
इसको बाद में हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन में एक बार दोबारा भी रिपीट कर लिया जाएगा, लेकिन अभी रफली इसको समझ ली क्योंकि अभी तो थ्योरिकल क्वेश्चन हम लोग चल रहे थे। अब देखिए प्रीपेड मेरा ओपनिंग में 1600 और क्लोजिंग में 4400 है, और ड्यूरिंग द ईयर पूरे 2020 में टोटल चंदा मिला था 2,24,000। तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना दिखाएंगे, तो इसको आइए हम सादा पेज में दिखाते हैं आपको। देखिए इसका नियम क्या है कि जैसे हम लोग यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यहाँ पर हम लोग लिख लिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये तो एक्सपेंडिचर साइड का पार्टिकुलर हो गया, ये आपका इनकम साइड का पार्टिकुलर हो गया। तो पहले यहाँ क्रेडिट में बाई लिखे हम, बाई लिख करके यहाँ पर सब्सक्रिप्शन, क्वेश्चन में कितना दिया सब्सक्रिप्शन, जैसे 2,24,000 दिया हुआ, इसको चढ़ा लिए। अब यहाँ याद रखिएगा एड पहला इसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग क्लोजिंग वाला ऐड होता है, ठीक है, और प्रीपेड सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग वाला ऐड होता है, ठीक है। अब जैसे देखिए आपका इस क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग वाला कितना था, 6,000 था, ये ऐड करने बोले थे। अब प्रीपेड सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग वाला भी ऐड होगा, तो ये दोनों ऐड होगा, यानी कि 6,000 ऐड होगा और 1,600 ऐड होगा। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कितना ऐड होगा, 6,000 ऐड होगा और 1,600 ऐड होगा, तो कितना हो गया 2,24,000, 6,000, 2,30,000, यहाँ पर 2,31,600 आया। अब आइए लेस की बात करते हैं। उसी तरह लेस में यहाँ दो चीज़ लेस होगा। पहला, अब जैसे आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग वाला ऐड हुआ था ना, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग वाला लेस होगा, और प्रीपेड का ओपनिंग वाला लेस हुआ था ना, तो अब यहाँ पर प्रीपेड का क्लोजिंग वाला लेस होगा, ठीक है। आइए अब इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग वाला 900 था, तो ये 900 लेस होगा, और प्रीपेड का क्लोजिंग वाला 4400 होता, ये 4400 लेस होगा, यानी ये 9,000 और ये 4400 ये लेस में जाएगा, ठीक है। तो आ जाते हैं हम लोग, तो कितना था, आउटस्टैंडिंग वाला में ओपनिंग 9,000 था और प्रीपेड वाला में क्लोजिंग 4400 था, तो ये दोनों मिला के 13,400 रुपया ये लेस आइटम हो गया। अब इसको हम क्या करने जा रहे हैं, माइनस करेंगे, तो 0 0, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 11 में 3 गया 8 हो गया, 2 में 1, तो 2,18,200 यही आउटर कॉलम में हमारा जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा हो गया। अब 12 नंबर क्वेश्चन में है, ABC एक फर्म में साझेदार हैं, B रिटायर हो रहा है, तो शेष साझेदार नए फर्म में लाभ को 5 और 4 के रेशियो में बांट रहे हैं, तो गेनिंग रेशियो आपको निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए A और B बराबर के साझेदार हैं, ABC 3 पार्टनर हैं, तो इसको हम लोग एक सादा पेज लेते हैं, समझते हैं अच्छा से। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में दिया है A और उसके बाद B और C, 3 पार्टनर हैं, तीनों का रेशियो 1:1 है, तो कितना हो गया, 1/3 हो गया, 1/3 हो गया और 1/3 हो गया। अब इसमें B रिटायर हो जाता है, तो B को गोल कर दे रहे हैं, B रिटायर हो गया तो B गोल हो गया। B के गोल होने के बाद अब बचे A और C, तो A और C का जो न्यू रेशियो क्वेश्चन में दिया है वो 5:4 दिया हुआ है, तो कितना हो गया, 5/9 हो गया, और यहाँ पर 4/9 हो गया, ठीक है। तो अब गेनिंग रेशियो बोल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए गेनिंग रेशियो का फार्मूला क्या है, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। गेनिंग का फार्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो न्यू माइनस ओल्ड रेशियो हम लोग लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं A का कितना गेन हो रहा है, तो A का न्यू कितना है, यहाँ देखिए A का न्यू है 5/9, तो यहाँ 5/9 लिख दीजिए, और A का ओल्ड कितना है 1/3 लिख दीजिए। अब LCM आप ले लीजिए, इसका 9 हो गया, यहाँ 5 माइनस 3 3 9 3 हो गया, तो कितना हो गया 2/9 हो गया।
अब जरा सी का आइए, सी का देखते हैं क्या हो रहा है। तो सी का न्यू कितना है, सी का न्यू है 4/9 और सी का ओल्ड कितना है 1/3 है। इसका एलसीएम आपका कितना हो गया 9 हो गया। तो यहाँ पर 4 हो गया और 3 3 9, यहाँ 3 हो गया। तो कितना हो गया यहाँ पर 1/9 हो गया। अब गेनिंग रेशियो कितना हो गया 2/9 और 1/9। तो ये 2/9 और 1/9, अभी 9 कैंसिल कर दीजिए, आपका 2:1 का रेशियो हुआ। तो ये आपका गेनिंग रेशियो हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट किसे कहते हैं, पुनर्मूल्यांकन खाता किसे कहते हैं। देखिए, जब किसी व्यवसाय में, पार्टनरशिप बिजनेस में, मान लीजिए कि कोई पार्टनर बिजनेस में आता है या कोई बिजनेस से रिटायर होकर चला जाता है या किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है, तो हमारे बिजनेस में कितने एसेट्स हैं और कितना लायबिलिटीज है उसका रीवैल्यूएशन होता है, मूल्यांकन किया जाता है। क्योंकि जो पार्टनर मर गया उसके एग्जीक्यूटर को कुछ पैसा देना होता है, जो रिटायर हो गया उसके कुछ लेके जाता है। तो हमको देखना पड़ता है कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ के रीवैल्यूएशन से कुछ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो इसलिए उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट बोलते हैं। तो यहाँ पर हिंदी में बहुत अच्छा से लिखा हुआ है, इसे पुनर्गठन या लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, साझेदार के प्रवेश, रिटायरमेंट या मृत्यु के समय संपत्तियों और दायित्वों का वैल्यूएशन से लाभ या हानि को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अभी बताए ना कि अगर कोई पार्टनर बिजनेस में आता है या कोई रिटायर होके जाता है या कोई मृत हो जाता है, तो एसेट्स और लायबिलिटीज़ का वैल्यू निकालते हैं कि उससे हमारे बिजनेस में कुछ फ़ायदा हुआ कि घाटा हुआ। तो इसको जानने के लिए जो अकाउंट बनाते हैं उसे ही रिवैल्यूएशन अकाउंट या पुनर्मूल्यांकन खाता कहते हैं। और इसमें अगर कोई प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो उसको पार्टनर लोग सहेगा। बस यही कहानी है। इसको इंग्लिश में भी हम लोग समझ लेते हैं अच्छा से। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज एन अकाउंट दैट इज opened at the time of admission, retirement and death of partner. This account record the effect of every increases or decreases in the value of assets and liabilities. The balances of account, which may be either profit or loss, is transferred to the old partner's capital account. वही क्वेश्चन है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, उसमें कोई भी बैलेंस आता है तो पार्टनर्स लोग उसको ले लेता है। तो ये भी आपका जो है कंप्लीट हो गया। अब आइए अगला क्वेश्चन आपका है, अंश पत्र और ऋण पत्र में क्या अंतर है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान दीजिए, जो शेयर होता है तो शेयर का प्रतिफल या कंसिडरेशन क्या होता है, शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है जिसको हम लाभांश बोलते हैं। लेकिन डिबेंचर होल्डर को डिविडेंड नहीं दिया जाता, ब्याज दिया जाता है जिसको इंटरेस्ट बोलते हैं। स्थिति, अब इसकी स्थिति क्या होती है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के स्वामी होते हैं यानी मालिक होते हैं, लेकिन जो डिबेंचर होल्डर होते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर होते हैं, लेनदार होते हैं। अब पूंजी ऋण की बात करते हैं हम लोग, तो कंपनी के जो अंशधारी, जो अंशों से पूंजी प्राप्त होती है उसको अंश पूंजी हम लोग कहते हैं, अंश पूंजी कहते हैं हम लोग। और इसको ऋण पूंजी कहते हैं क्योंकि ऋण पत्र द्वारा मिलती थी, ऋण पूंजी हो गई। अब प्रबंध में भाग की बात करें तो शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के प्रबंध में भाग लेते हैं यानी वो कंपनी के मालिक कहलाते हैं। लेकिन डिबेंचर होल्डर कंपनी के प्रबंध में कोई भाग नहीं ले सकते हैं। जोखिम, अब देखिए, जो आदमी शेयर होल्डर होता है वो कंपनी में रिस्क बियर करता है, लेकिन डिबेंचर होल्डर को कोई रिस्क नहीं, क्योंकि उनको तो इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है, कंपनी में फ़ायदा हो घाटा हो, उनसे कंपनी में फ़ायदा हो घाटा हो उनसे उनको कोई मतलब नहीं होता है, उनको पैसा से मतलब होता है। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में अगर जानना होगा तो हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं। वही सेम चीज़ लिखा हुआ है कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसका राइट क्या होता है, रिटर्न क्या होता है, रिस्क क्या होता है। तो रिस्क तो शेयर होल्डर का होता है, डिबेंचर होल्डर का तो होता नहीं है। लिक्विडेशन के समय में डिबेंचर होल्डर लोग को सबसे पहले पेमेंट किया था, शेयर होल्डर को नहीं दिया जाता है। ठीक है, और इनको डिविडेंड मिलता है, इनको इंटरेस्ट मिलता है, तो वही उसी का इंग्लिश किया हुआ। अब आगे आ जाते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन में, अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं। इसको अच्छा समझिएगा आप। देखिए, जैसे कोई कंपनी का शेयर जब इशू होता है तो मान लीजिए कि कोई शेयर 20 रुपीज़ का है, सपोज मान लीजिए। अब अप्लीकेशन के समय 3 रुपया है, अलॉटमेंट के समय मान लीजिए कि 7 रुपया है या 8 रुपया मान लीजिए, और फाइनल कॉल के समय 8 3 11 हो गया, 9 रुपया बचा। अब कोई आदमी मान लीजिए राम श्याम मोहन XYZ मान लीजिए कि 1000 शेयर वो खरीदा था,
1000 शेयर लिया था कंपनी का। अब ये फाइनल कॉल के समय पैसा नहीं दे पाया तो कंपनी उससे कितना मांग रही? फाइनल कॉल के समय कंपनी उससे मांग रही 9000 रुपया। ऑलरेडी वो कितना दे चुका है? 3 और 8 11 रुपया दे चुका है। तो 1000 शेयर पर 11 रुपया मतलब वो 11000 रुपया दे चुका है। तो ये मिस्टर एक्स जो हैं हमारे, ये पैसा दे चुके हैं, दोनों 11000 रुपया दे चुके हैं और कंपनी फाइनल कॉल 9 रुपया मांग रही है, यानी 1000 शेयर पे 9 रुपया करके 9000 मांग रही है। तो ये पैसा वो नहीं दे पाए तो कंपनी इनका ये भी पैसा को जब्त कर लेगी, शेयर भी उनका जब्त हो जाएगा, पैसा भी जब्त हो जाएगा। इसी को हम लोग फोरफीचर ऑफ शेयर या अंशों का हरण हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, इंग्लिश और हिंदी में? तो सबसे पहले इसको हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं। फॉरफीचर ऑफ शेयर मीन्स द कैंसलेशन ऑफ द शेयर ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कॉल ड्यू। कोई भी कॉल का ड्यू है तो आप नहीं पेमेंट किए तो कंपनी आपके शेयर को फॉरफीचर कर ली, कैंसिल कर दी। व्हेन ए कंपनी फॉरफिट द शेयर व्हेन कैंसल द नेम ऑफ शेयर होल्डर फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द शेयर होल्डर। जब कंपनी किसी का शेयर जब्त कर लेती है ना तो शेयर होल्डर के रजिस्टर से उसका नाम काट देती है। बट द कंपनी कैन फॉरफिट शेयर ओनली इफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी अलाउ फॉरफीचर। लेकिन कंपनी में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, तो अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अलाउड है तभी कंपनी शेयर को फॉरफिट कर सकती है। ठीक है, इफ़ एनी शेयर होल्डर इज नॉट एबल टू पे अमाउंट ऑफ कॉल द कंपनी मे हैव राइट टू फॉरफिट द शेयर। अगर कोई शेयर होल्डर किसी कॉल का पैसा नहीं दे पाता है तो कंपनी को यह अधिकार होता है कि उसके शेयर को जब्त कर ले। इसको हिंदी में समझ लीजिए, जब कंपनी अंश जारी करती है तो आवेदन पर सभी ऋण पत्रधारियों को अपना अंश के बदले पैसा देना पड़ता है और इसके बाद कुछ पैसा कॉल पर भी देना पड़ता है। तो जब अंशधारी किसी कॉल या याचना की राशि को पूरा नहीं दे पाते हैं तो कंपनी में अभी तक जो भी एप्लीकेशन या अलॉटमेंट के समय पैसा जमा है उसको कंपनी जब्त कर लेती है, वापस नहीं करती। इस स्थिति को ही अंशों का जब्तीकरण या अंशों की जब्ती या अंशों का हरण के नाम से जानते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन, हम लोग इसको बोर्ड पे बना के देखें तो ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको समझ लें तो और अच्छी बात है। देखिए यहाँ बोलता है कि निम्नलिखित सूचनाओं से चालू अनुपात की गणना कीजिए। अब चालू अनुपात क्या होता है? इसको बोलते हैं हम लोग करेंट रेशियो। तो करेंट रेशियो का जो फार्मूला होता है ना वो होता है करेंट एसेट्स और बटे करेंट लायबिलिटीज। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, करेंट एसेट्स में क्या क्या आता है आपको बताते हैं। इस क्वेश्चन में करेंट एसेट्स में देखिए स्टॉक आएगा। अब इस यहाँ तो वैल्यू कुछ दिया नहीं है, अगर दिया होता तो इसको आप प्लस कर लेते। अभी हम लोग इसको एग्जांपल में यहाँ पर अमाउंट में कुछ मान के बनाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बोर्ड में भी पढ़ेंगे हम लोग, इसको अच्छा से देख लीजिएगा। डेटर भी करंट एसेट से ही होता है, तो डेटर को साथ में हम लोग यहाँ पर जोड़ लेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये कैश एट बैंक बैलेंस है, इसको भी हम लोग प्लस कर लेंगे। अब इसको प्लस करने के बाद यहाँ पर जो भी हमारा अमाउंट आएगा उस अमाउंट को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना कि करेंट लायबिलिटीज, यहाँ पर करेंट लायबिलिटीज का भी फार्मूला, तो करेंट लायबिलिटीज में क्या आएगा, यहाँ इस क्वेश्चन में हमारा देखिए ये ट्रेड क्रेडिटर है, ये करेंट लायबिलिटीज है, ये बीपी करेंट लायबिलिटीज है और ये प्रोविज़न भी करेंट लायबिलिटीज है। तो यहाँ पर हम लोग करेंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर को डालेंगे, बीपी को डालेंगे और प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स वगैरह जो भी प्रोविज़न होता है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन भी हो सकता है। ठीक है, तो जो भी है करेंट एसेट्स में यहाँ पर हम लोग इसको क्या किए, डाल दिए। तो इसका जो भी आंसर आएगा, एक आंसर तो इसका आया, अब एक आंसर इसका आया, तो यहाँ पर करेंट एसेट्स का जो ये वाला आंसर आया इसको ऊपर में बैठा देंगे और ये आंसर को नीचे में बैठा देंगे। अब मान लीजिए कि इसको जोड़ करके मेरा 60,000 आया, सपोज मान लीजिए यहाँ कुछ अमाउंट दिया रहेगा तो आएगा ही, और इसको जोड़ करके मान लीजिए 20,000 आया, तो इसको काटेंगे तो मेरा 3 बार में कट जाएगा, यानी रेशियो क्या आया 3:1 आया, इसको रेशियो में आता। अब एक बात और आपको बताना चाहते हैं कि चालू अनुपात जिसको हम लोग करेंट रेशियो बोलते हैं, करेंट रेशियो का आइडियल रेशियो 2:1 होता है। तो अगर कहीं कमेंट लिखना हो कंपनी में तो लिखिएगा वी नो दैट आइडियल करेंट रेशियो ऑफ एनी कंपनी इज़ 2:1, हैंस current ratio of this company is 3:1, so condition of this company is satisfactory। मतलब किसी भी कंपनी का आदर्श अनुपात 2:1 होता है, यहाँ इस कंपनी का करंट रेशियो 3:1 है, तो इससे तो ज़्यादा बेटर है। तो इस तरीके से इसको हम लोग बोर्ड में भी क्या करेंगे, ये 14 नंबर क्वेश्चन को इसका अमाउंट डाल करके बार बना लेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आएगा तो अमाउंट के साथ में आएगा। ठीक है,
तो ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन है आपका 15 नंबर में कि रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या अंतर है। ठीक है, तो इन दोनों खातों के बीच में सबसे बड़ा अंतर क्या, देखिए रिसीप पेमेंट अकाउंट जो होता है ना, ये वास्तविक खाता होता है, यानी रियल अकाउंट होता है, और जबकि ये आय व्यय खाता जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। तो पहला अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर है कि इस खाते के प्रारंभ में ओपनिंग बैलेंस और लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस, कैश इन हैंड इत्यादि रहता है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहीं पर भी कोई बैलेंस नहीं रहता है, इसको स्टार्टिंग से ही बनाया जाता है। और तीसरा नंबर है कि जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है एक स्वतंत्र विवरण है, क्योंकि इसके साथ बैलेंस शीट का होना जरूरी नहीं होता है, लेकिन आय व्यय खाता स्वतंत्र विवरण नहीं है, इसके लिए बैलेंस शीट जो है बिल्कुल ज़रूरी होता है। इसके बाद थोड़ा सा इसमें और लिखना चाहिए हम लोग को। अब रिसीप्ट पेमेंट के अंत में कैश बैलेंस सीडी के रूप में दिखाया जाता है, ठीक है, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर के अंत में हम लोग या तो क्लोजिंग करते हैं तो या तो सरप्लस आता है या डिफिसिट आता है। इसका यही उद्देश्य होता है, यानी कि या तो प्रॉफिट लॉस तो नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इसको बनाया जाता है। फिर प्राप्ति भुगतान खाते को तैयार करने का मुख्य उद्देश्य कितना नगद प्राप्ति हमको हुआ है, यहाँ नगद लिख दिया है, नगद, और कितना नगद पैसा आया और कितना नगद पैसा गया है और कितना मेरे पास कैश बचा हुआ, ये निकालना जरूरी होता है। जबकि आय व्यय खाते को बनाते हैं ये जानने के लिए कि कितना खर्चा हुआ और कितना आमदनी हुआ है, यानी शुद्ध सरप्लस आया है या डिफिसिट हुआ है। इसको इंग्लिश में अगर हमको पढ़ना हो तो इंग्लिश में हम कैसे पढ़ सकते हैं, वही सेम कहानी है। सबसे पहले तो इसका नेचर यहाँ पर दिया हुआ है, नेचर में सबसे पहले इसका नेचर में वही दिया हुआ, इसका नेचर क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले बैलेंस बीडी दिखाते हैं कैश या बैंक का, ठीक है, और इसमें कोई बैलेंस बीडी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर रेवेन्यू एंड कैपिटल की बात यहाँ की गई है, तो इसमें सारे कैश ट्रांजेक्शन को हम लोग दिखाते हैं जितने भी आते हैं, चाहे कैपिटल, जैसे मान लीजिए हम कोई फिक्स एसेट खरीदते हैं उसको भी दिखाएंगे, और अगर करेंट एसेट खरीदते हैं उसको भी दिखाएंगे कुछ भी, ठीक है, और रेवेन्यू खर्चा करेंगे उसमें भी, और कैपिटल, लेकिन इसमें केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही दिखाया जाता है। अब इसका डेबिट साइड में क्या होता है, तो डेबिट साइड में रिसीप्ट होता है और क्रेडिट साइड में पेमेंट होता है, लेकिन इसका डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर होता है और क्रेडिट साइड में इनकम होता है। इसके बाद इसमें भी देखिए क्रेडिट साइड में क्या होता है, इसका क्रेडिट साइड में पेमेंट को दिखाया जाता है, कितना पैसा पेमेंट हुआ, चाहे नगद चाहे कैश, और इसका क्रेडिट साइड में इनकम को दिखाया जाता है, कितना पैसा आया है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वित्तीय विवरण किसे कहते हैं। देखिए वित्तीय विवरण होता क्या चीज़ है, किसी भी बिजनेस में जैसे पीएल अकाउंट है, बैलेंस शीट है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, कॉमन साइज स्टेटमेंट है, तो हमारे बिजनेस में हम पिछले साल कहाँ पर थे, इस साल हम कहाँ पर आए हैं, यानी हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन को बताने वाला जो विवरण होता है, ठीक है, वो हमारा वित्तीय विवरण यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है। वित्तीय विवरण का फ़ायदा क्या होता है कि अगर हमको वित्तीय विवरण की जानकारी हो गई, कंपनी की आर्थिक स्थिति का सही जानकारी हमको पता चल जाता है, और इससे कंपनी को ऋण प्राप्त करने में सुविधा होती है। क्योंकि कोई भी बैंक में अगर हम लोन लेने के लिए किसी बैंक में जाएंगे ना, तो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखता है और उसके आधार पर बैंक डिसाइड करता है कि हमको लोन देगा कि नहीं देगा। अगर हमारा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है तो लोन मिल जाएगा। तो वित्तीय विवरण एक ऐसा विवरण है जो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल स्थिति को बताता है कि हम पिछले साल कैसे थे और इस साल कैसे हैं। इसको इंग्लिश में भी देखना है तो देख लिया जाए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज ए प्रोसेस reviving the analyzing of company financial statement to make better economic decision to earn income in future. These statement include the income statement, balance sheet, statement of cash flow statement, ठीक है, ये सारे चीज़ स्टेटमेंट्स हमारा यहाँ पर होता है। तो देखिए ये चीज़ क्या बताता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम किसी कंपनी। अब देखिए अगला क्वेश्चन में है 11 नंबर प्रश्न क्या है, एक व्यवसाय द्वारा पिछले 5 वर्षों में अर्जित लाभ निम्न प्रकार के थे। पहले साल में 12,000 रुपया, दूसरे साल में 13,000 रुपया, फिर तीसरे साल में 14,000 रुपया, चौथे साल में 18,000 रुपया और 5वें साल में 2,000 रुपए की हानि हो गई। तो आपको इस क्वेश्चन में गुडविल का वैल्यू निकालना है
पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ के दुगने के आधार पर, 2 years परचेजेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो आइए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन को बनाने के लिए, आपका 11 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, यहाँ एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा, एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए 5 साल का प्रॉफिट, जैसे पहले साल का प्रॉफिट आपका 12,000 रुपया है, दूसरे साल का प्रॉफिट आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 13,000, और तीसरे साल का प्रॉफिट आपका क्वेश्चन में दिया है 14,000, और चौथे साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 18,000। ये चारों साल का, और 5वें साल में 2,000 का लॉस है, तो लॉस तो माइनस हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 साल बिजनेस हुआ है, 5 से डिवाइड करेंगे तो उसको जोड़िए, 12 13 25 10 35 4 39 49 और 8 57 में 2 गया 55,000। 55,000 यहाँ पर आया, और यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका 11,000 रुपए जो आया, वो 11,000 रुपए आपका एवरेज प्रॉफिट हो गया। अब गुडविल कितना गुना बोला है, तो गुडविल इक्वल टू 2 years परचेजेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये 11,000 रुपए जो आया था उस एवरेज प्रॉफिट, उसको 2 से गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 22,000 रुपए का गुडविल हो गया है। तो इसका भी आंसर हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अंश एवं ऋण पत्र में अंतर लिखना है। इसको भी हम लोग को देख लेना, अंश और ऋण पत्र में क्या अंतर है हम लोग देख लिया जाएगा। इसके बाद अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय फॉरफीचर ऑफ शेयर, इसको देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में लिख रहा है निम्नलिखित सूचनाओं से चालू अनुपात की गणना कीजिए। और क्वेश्चन में यहां पर क्या दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है, लेकिन अमाउंट नहीं दिया हुआ। हम लोग कुछ अमाउंट इसको इमेजिन करके बना लेंगे। डेटर दिया है, इसके बाद कैश इन बैंक बैलेंस, कैश एट बैंक लिख देते हैं इसको। फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स के बाद ट्रेड क्रेडिटर है, ट्रेड क्रेडिटर के बाद बीपी है, बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल के बाद प्रोविजंस है, इसके बाद लॉन्ग टर्म लोन है। अब ये अमाउंट दिया हुआ है, चालू अनुपात निकालना है। अब देखिए ये तो क्वेश्चन, यहां कोई अमाउंट दिया हुआ नहीं है किसी का, ठीक है। अगर अमाउंट दिया रहेगा तो हम लोग इसको बना लेंगे, ठीक है। चलिए इसका कुछ अमाउंट भी हम लोग अगर ले लेते तो ज्यादा बढ़िया रहता, क्योंकि ये लॉन्ग में भी आ सकता है। तो करंट एसेट्स जो होता है, करंट एसेट्स, इसका फॉर्मूला होता है करंट रेशियो, आपको निकालना है, चालू अनुपात, करंट रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स बटे करंट लायबिलिटीज। ये फॉर्मूला होता है। अब आप करंट एसेट्स के अंदर में क्या क्या लेंगे, करंट एसेट्स जब भी आपको निकालना होगा तो इसके अंदर में देखिए स्टॉक करंट एसेट्स के अंदर आता है, तो स्टॉक को ले लेंगे। डेटर करंट एसेट्स के अंदर आता है, तो डेटर को हम लोग करंट एसेट्स ले लेंगे। इसके बाद कैश एट बैंक, कैश एट बैंक को हम लोग ले लेंगे करंट एसेट्स के अंदर, और यहां पर कुछ करंट एसेट्स के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको लेने के बाद फिर करंट लायबिलिटीज का फॉर्मूला बैठाएंगे। अब करंट लायबिलिटीज के अंदर क्या आएगा, तो करंट लायबिलिटीज में हमारा देखिए ये फिक्स एसेट तो नहीं आता है, इसको बिल्कुल हटा दीजिएगा, ये बिल्कुल यहां पर ये नहीं आएगा, इसको हटा दीजिएगा।
आपका ट्रेड पेएबल है, ट्रेड पेएबल है, ठीक है। इसके बाद आपका ये बिल्स पेएबल है, बीपी जिसको बोलते हैं हम लोग, बिल्स पेएबल है, ये आपका आएगा, ठीक है। और ये आपका प्रोविजन जो होता है, किसी भी प्रोविजंस आता है, ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म लोन जो है ये भी आपका करंट लायबिलिटी में नहीं आता है, यानी कि ये फिक्स एसेट्स और लॉन्ग टर्म लोन इसको हटा दीजिए, ठीक। तो अब अगर यहाँ पर हम कुछ बैठाएं अमाउंट, तो बस यही चीज बैठा लेना, स्टॉक की जगह कोई अमाउंट, जैसे मान लीजिए कि अब आपका स्टॉक 10,000 का है, डेटर मान लीजिए 30,000 का है, और कैश इन हैंड मान लीजिए आपका 20,000 का है, फिक्स एसेट्स 1,00,000 रुपए का है, और लॉन्ग टर्म लोन मान लीजिए कि 50,000 रुपए का है, प्रोविजंस 10,000 रुपए का है, बीपी मान लीजिए कि 5,000 रुपए का है, और ट्रेड पेएबल भी मान लीजिए 5,000 रुपए का है। तो बैठाते हैं यहाँ पर एक अमाउंट, मान लीजिए इमेजिन करके अगर बनाना होगा, तो स्टॉक की जगह पर कितना है आपका 10,000 है, यहाँ 10,000 लिख दिए। डेटर की जगह आपका कितना है, डेटर की जगह आपका 30,000 है, और कैश एट बैंक आपका यहाँ 20,000 है। तो आप इसको प्लस कर लीजिए, 20, 30, 50, 10, 60, यानी कि आपका करंट एसेट 60,000 का हो गया। आप करंट लायबिलिटीज में आइए, ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल की जगह पर 5,000 है, ठीक है, और बिल्स पेएबल भी आपका 5,000 रुपए का है, और प्रोविजन आपका 10,000 रुपए का है। तो इस तरह से इसको जोड़े 5, 5, 10, 10, 20, तो ये 20,000 का हो गया। अब हमको यहाँ पर करंट रेशियो लेना है। करंट रेशियो का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज, यही फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। तो करंट एसेट्स हम लोगों का आया है 60,000, इसको 60,000 हम लोग बैठा दिए, और करंट लायबिलिटीज आपका आया है 20,000, तो हमने 20,000 यहाँ पर बैठा दिया। तो इसको हम काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, यानी कि 3:1 का रेशियो आया। तो एक बात और है, कभी कभी एग्जाम में कमेंट लिखने के लिए बोलता है, तो हम लोग यहाँ एग्जाम में कमेंट लिखेंगे, वी नो दैट आइडियल करंट रेशियो ऑफ एनी कंपनी इज 2:1। हम जानते हैं कि किसी भी कंपनी का आइडियल करंट रेशियो 2:1 होता है। हेंस करंट रेशियो ऑफ दिस कंपनी इज 3:1। यहाँ पर इस कंपनी का जो रेशियो है वो 3:1 है। देयरफॉर कंडीशन ऑफ दिस कंपनी इज सेटिस्फैक्टरी, इसलिए इस कंपनी की स्थिति बहुत ही संतोषजनक है। यानी कि हम जानते हैं कि आइडियल करंट रेशियो 2:1 होता है, लेकिन यहाँ पर करंट रेशियो इस कंपनी का 3:1 है, तो ये कंपनी का कंडीशन जो है बहुत संतोषजनक है। उसी तरह अगर एग्जाम में कभी लिक्विडिटी रेशियो पूछता है, तो लिक्विडिटी रेशियो का आइडियल रेशियो 1:1 होता है, इसको भी याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन जो है सी सेक्शन का 16 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से सबसे पहले पढ़ लिया जाए हम लोग, 16 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सी सेक्शन का 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्स और वाई 2 पार्टनर हैं, और उनका बैलेंस शीट यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये क्रेडिटर है 31,000 का, कैपिटल में एक्स और वाई का 17,500 टोटल 35,000 है। कैश एट बैंक 2,500, लैंड बिल्डिंग 12,500, प्लांट मशीनरी 17,500, फर्नीचर 750, स्टॉक 10,250 और डेटर 22,500। अब इसमें हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। हिंदी के क्वेश्चन में फर्नीचर पर डिप्रिसिएशन नहीं दिया है, और इंग्लिश में जो लिखा हुआ उसमें फर्नीचर पर भी 10% का डिप्रिसिएशन है। तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, हम इंग्लिश वाले में बनाए हैं और क्वेश्चन को थोड़ा सही करके लिख दिए हैं। तो यहाँ पर उन लोगों ने क्या किया कि जेड को पार्टनरशिप बिजनेस में 1 अप्रैल 2020 को एंट्री करने का फैसला किया है, ठीक है। और उस समय जेड को बोला गया कि वो कैपिटल के रूप में 7,500 रुपए लाएगा और गुडविल के रूप में 2,500 रुपए लाएगा, और ये गुडविल बिजनेस में ही रख दिया जाएगा, पार्टनर लोग निकाल के नहीं ले जाएंगे। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट रूप में लिख दिए हैं, बाकी इंफॉर्मेशन पूरा है। और एसेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यूएशन कैसे हुआ एज अंडर, तो पहला बोलता है कि लैंड बिल्डिंग का वैल्यू 15,000 हो गया। देखिए लैंड बिल्डिंग का वैल्यू आपका यहाँ पर 12,500 था, 12,500 था, लेकिन इसका वैल्यू हो गया 15,000, तो इसमें 2,500 का फायदा हुआ।
इसके बाद डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी एंड फर्नीचर, ये इंग्लिश में दिया हुआ है केवल, तो 10% है, तो प्लांट मशीनरी पे भी 10% है और फर्नीचर पे भी 10% है। और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, जो डेटर है ना, डेटर 22,500, इस पे बैड डेट्स है 5% और स्टॉक का वैल्यू 12,500 हो गया है। तो अब देखिए थोड़ा सा समझ लेना, स्टॉक का वैल्यू हमारा क्वेश्चन में 10,250 पर हो गया 12,500, तो 10,250 इसमें से हम घटाएंगे तो 2,250 का ये प्रॉफिट हो गया स्टॉक पर, स्टॉक में हमको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। डेटर पे, डेटर मेरा कितना है 22,500 है, तो डेटर जो 22,500 है, इस डेटर में 5% का प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, तो इसको आप निकालेंगे तो कितना होगा 1125 रुपए का लॉस, ये तो लॉस है हमारा, डेटर पे लॉस हो गया। फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन है, तो फर्नीचर मेरा 750 है और इसका 10% निकालेंगे तो 750 का 10% 75 रुपए, तो फर्नीचर में भी हमको लॉस है। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितने का है 17,500 है, तो 17,500 का प्लांट एंड मशीनरी का भी 10% है, तो 1,750 रुपए, यहाँ भी डिप्रिसिएशन, ये भी मेरा लॉस है, फर्नीचर का डिप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी का डिप्रिसिएशन लॉस है, ठीक है। 17,500 है। तो आप देख लीजिए क्या क्या चीज पर है, तो लैंड बिल्डिंग का वैल्यू है, तो लैंड बिल्डिंग पे तो फायदा हुआ हमको, कैसे, तो लैंड बिल्डिंग का वैल्यू था मेरा 12,500 और हो गया 15,000, तो 12,500 इसमें से माइनस कर दीजिए आप, तो 2,500 रुपया का यहाँ ये प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो दो चीज में प्रॉफिट हमको हो रहा है, एक प्रॉफिट हमारा स्टॉक पे हो रहा है, स्टॉक पे प्रॉफिट हो रहा है, और दूसरा प्रॉफिट हमारा लैंड एंड बिल्डिंग पे हो रहा है, दो चीज पे प्रॉफिट हो रहा है। और लॉस हमारा हो रहा है, एक डेटर पे लॉस हो रहा है, ये जो लॉस है ये डेटर पर लॉस हो रहा है, और इसके बाद फर्नीचर पर लॉस हो रहा है, ये जो लॉस है ये मेरा फर्नीचर पर है, और ये जो 1,750 का लॉस है ये प्लांट एंड मशीनरी पे लॉस है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में समझिए आप कैसे बनेगा, तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ एक्स और वाई का यहाँ ऑड रेशियो दिया 3:5, तो देखिए एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब x और y का रेशियो यहाँ 3:5 है, 3:2 है, तो 3/5 और 2/5 हो गया। अब z बिजनेस में आया है, ठीक है, तो देखिए z के आने के बाद पक्का है कि ये दोनों सेक्रीफाइस करेंगे, तो देखिए इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने में भी तो यही रहेगा, ऑड रेशियो के बराबर ही रहेगा। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो की हमको जरूरत कहाँ होती है, तो गुडविल के कैलकुलेशन में होती है, गुडविल का बंटवारा जब होता है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होता है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले इसमें बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो देखिए यहां बना लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, नंबर 1 डाले, यहां लिखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा, तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में लेजर का ही कॉलम बनाइएगा, पार्टिकुलर अमाउंट इस तरह आपको बना लेना है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा, जितना भी लॉस है उसको डेबिट में दिखाइए, जैसे लॉस क्या क्या चीज पर हमारा है, तो देखिए सबसे पहले पढ़िए, लैंड बिल्डिंग 15,000 हो गया, लैंड बिल्डिंग आपका कितना था 12,500 हो गया 15,000, तो यहाँ पर आपका पाई लैंड एंड बिल्डिंग पे तो फायदा हुआ कितने का 2,500 का, और आपका स्टॉक पर भी फायदा हुआ है, स्टॉक पे फायदा आपका 2,250 का हुआ है। कैसे, तो देखिए स्टॉक का वैल्यू आपका 10,250 था और यहां बोला स्टॉक का वैल्यू आपका हो गया 12,500, तो स्टॉक पे फायदा हो गया आपका कितना 2,250 का। और लॉस क्या चीज पे है, तो सबसे पहला लॉस तो प्लांट एंड मशीनरी पे, प्लांट एंड मशीनरी आपका 17,500 है, उसका 10%, तो 1,750 का लॉस यहाँ हो गया। इसके बाद फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन है, इस पर भी 10% का, तो फर्नीचर का वैल्यू 750, उसका 10% आप निकालेंगे तो 75 हो जाएगा। और डेटर पर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, तो डेटर पर भी हमको नुकसान हुआ है, डेटर पे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना है, तो 22,500 का मेरा डेटर है, उसका 5% है 1,125 का, तो 1,125 का यहाँ पर हमको नुकसान हुआ। तो अब इसका जब टोटल हम करेंगे, टोटल देखिए कैसे टोटल होगा,
क्रेडिट का टोटल हमारा 2,24,750 आ रहा है। यही 4,750 का टोटल हम यहाँ दिखा देंगे, 4,750 का टोटल। अब डेबिट का टोटल कितना आ रहा है हमारा, तो 5 5 10 का 0 हासिल 1 हो गया, 6 7 13 2 15 के 5 हासिल 1 हो गया, 7 1 8 1 9, 2,950 रुपया लेस कर दीजिए आप, 17 में से 8, 1,800 रुपये का प्रॉफिट आया। तो ये जो 1,800 रुपये का प्रॉफिट आया ये बटेगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो एक्स और वाई को कितना मिलेगा, तो देखिए 1,800 रुपये में एक्स को मिलेगा, एक्स का रेशियो कितना है 3/5 है, तो इसको आप बांटिएगा तो 1,080 रुपये आएगा। वाई का रेशियो जो है वो 2/5 है, इसको आप बांटिएगा तो 720 रुपये आएगा। तो यहाँ पर 1,080 और यहाँ 720, इसको दिखा दीजिए, बट गया। इतना करने के बाद फिर हम लोग को सेकंड लेजर बनाना पड़ता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो इसमें अब 3 पार्टनर आ गए हैं हमारे पास। ये तो पार्टिकुलर का कॉलम हो गया। अब अमाउंट कॉलम में यहाँ पर 3 पार्टनर हैं, एक्स, वाई और जेड। उसी तरह यहां पर भी हम लोग अमाउंट कॉलम में 3 पार्टनर हैं, एक्स, वाई और जेड। यहां तो पार्टिकुलर लिखा जाता है, यहां पर भी आपको पार्टिकुलर लिख लेना है। अब क्रेडिट में जो पार्टनर लोग कैपिटल लगाया है, जैसे यहां पर आप देखिए एक्स लगाया है 17,500, वाई भी लगाया है 17,500, तो यहां वाई बैलेंस बीडी करके इसका 17,500, इसका भी 17,500 दिखा दिए। जेड कैपिटल और गुडविल दोनों लाया है, तो चूंकि कैश बैंक क्वेश्चन में दिया है तो हम यहाँ बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट कुछ भी लिख सकते हैं। कितना लाया है 7,500 लाया, इसका कैपिटल को यहाँ दिखा दीजिए आप। और जेड गुडविल भी लाया था, तो वो गुडविल जो है वो ये पार्टनर को मिल गया। गुडविल कितना लाया था वो, तो 2,500 रुपए की गुडविल लाया था। तो 2,500 रुपए में एक्स को कितना मिलेगा 3/5 मिलेगा, 1,500 रुपया। और यही 2,500 रुपया में वाई को कितना मिलेगा, तो 2/5, तो इसका 1,000 रुपया हो जाएगा। तो गुडविल में इसको 1,500 मिल रहा है और इसको 1,000 मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट हुआ तो 1,080 एक्स को मिला और 720 रुपया वाई को मिला। हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो पैसा ट्रांसफर होगा उसको हम लोग चाहे तो बैलेंस शीट बनाने बोला नहीं है, लेकिन अगर हम लोग बना लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा देखिए इसका टोटलिंग हम लोग कर लेते हैं। एक्स का क्रेडिट का टोटल कितना हो रहा है, तो जोड़ लीजिए आप 17,500 15, तो यहाँ पर 20,080 आएगा। यही टोटल हम लोग यहाँ बैठा देंगे 20,080 को, और यही मेरा बैलेंस शीट बन जाएगा। यानी कि एक्स का जो क्लोजिंग कैपिटल आया वो 20,080 आया, बैलेंस शीट एक्स का आ गया। वाई का भी आप जोड़ लीजिए, तो वाई का 19,220 आएगा, 19,220। यही टोटल यहाँ बैठा लीजिए 19,220, यही यहाँ 19,220 यहाँ पर आ गया आपका। और जेड का तो 7,500 है ही, यही 7,500 रुपया यहाँ भी आ जाएगा। अब क्वेश्चन में तो बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोला है, लेकिन अगर हम लोग बनाया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बना लेना चाहिए हम लोगों को। तो बैलेंस शीट कैसे बनेगा, आइए इसके बारे में भी थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं हम लोग। यहाँ इतना जगह है, इतने में बैलेंस शीट बन जाएगा हम लोगों की। तो यहाँ पर हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट ऑफ एक्स, वाई एंड जेड, और फॉर डेट भी डाल सकते हैं। अब बैलेंस शीट में इधर एसेट्स का कॉलम हो गया और इधर लायबिलिटीज का कॉलम है। सबसे पहले यहाँ पर आपको देना है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में अब एक्स, वाई और जेड 3 पार्टनर हो गए। तो एक्स का कैपिटल मेरा कितना आया है 20,080 आया है।
वाई का कैपिटल 19,220 आया है और जेड तो 7500 लाया ही था। ये तीनों आदमी का कैपिटल का मिला करके अगर हम बैलेंस शीट बनाना चाहें तो 46,800 आ रहा है। इसको जोड़ लीजिएगा, आपका 46,800 हो गया। और आपका लाइबिलिटी साइड में देखिए क्रेडिटर दिया हुआ है, लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर दिया, क्रेडिटर में कोई एडजस्टमेंट है नहीं तो जितना है उतना ही चढ़ा देंगे हम, 31,000 है। अब एसेट्स में आइए, कैश एट बैंक, यानी कि बैंक बैलेंस है। तो देखिए आपका बैंक बैलेंस पहले से था 2500 रुपया और जेड जब आया तो 2,500 रुपया का गुडविल और 7,500 का कैपिटल लाया था। तो दोनों को मिला करके टोटल 10,000 रुपया लाया था। तो ये 10,000 और यहाँ पर ऐड हो जाएगा, यानी कि कैश एट बैंक आपका यहाँ 12,500 हो गया। तो ये तो हम लोग काम कर लिए। लैंड बिल्डिंग, तो लैंड बिल्डिंग का वैल्यू देखिए 12,500 तो था जरूर, परंतु लैंड बिल्डिंग में एप्रिसिएशन हुआ 2500 का, तो इसका वैल्यू तो बढ़ा था क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लैंड बिल्डिंग का वैल्यू 15,000 हो गया। तो दिखा दीजिए आप। तो लैंड बिल्डिंग का भी काम कर दिए। अब प्लांट मशीनरी आपका है, आ जाइए, आप कुछ कर नहीं रहे, वही पुराना आइटम को दिखा रहे हैं। तो प्लांट मशीनरी आपका 17,500 का था, लेकिन इसमें डिप्रिसिएशन था 1750 का। इसको आप लेस कर लीजिएगा। तो 17,500 में जब 1750 आप घटाइएगा तो 15,750 का बैलेंस आएगा। फिर आपका फर्नीचर है, फर्नीचर कितने का था? 750 रुपए का था। इसमें डिप्रिसिएशन आपका था 75 रुपए का। तो 750 में 75 घटा लीजिएगा, आपका ये 675 का फर्नीचर चला गया। तो क्या क्या हो गया, यहां तक आ गए हम लोग। स्टॉक का वैल्यू बढ़ा है। अभी जैसे 10,250 कितना था? 10,250 था और इसमें 2,250 रुपए का इंक्रीजमेंट हुआ है। तो ये हो गया 12,500। क्वेश्चन में दिया भी है 12,500। और डेटर, देखिए डेटर को लिख दिए। डेटर हमारा 22,500 था, लेकिन डेटर में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स था 1,125 रुपया। तो ये 1,125 क्योंकि डेटर मेरा 22,500 का था और उसमें प्रोविजन घटा करके डेटर का वैल्यू आपका 21,375। इसको माइनस कर लीजिए, 21,375। अब सभी आइटम हो गया, 3 3 6, 3 आइटम और 3 6, ठीक है। अब इसको टोटल करेंगे ना तो दोनों साइड का टोटल आपका बराबर आएगा। कितना आएगा? तो 77,800। यहां भी जोड़ लीजिए आप, 77,800। तो ये बनाने नहीं बोला था, परंतु हम लोग बना दिए, अच्छी बात है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में जर्नल एंट्री भी करने दे देता है। तो यहाँ इसको मिटाते हैं, इस जगह पर जर्नल एंट्री में लोग सीख लिया जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि किसी क्वेश्चन में अगर दे दिया तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? तो देखिए इस क्वेश्चन में आया कौन है? जेड। तो उसके लिए जर्नल एंट्री करते हैं हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहां पर जेड आया तो जेड्स का कैपिटल अकाउंट। अब जेड कितना कैपिटल लाया था? 7,500 लाया था, इसको दिखा दिए। और टू जेड गुडविल भी लाया है, तो गुडविल अकाउंट यहां पर दिखा दिए 2500 का। तो टोटल ये मिला करके 10,000 रुपए का लाया है कैश। ये तो कहानी हो गया। इसके बाद गुडविल को बांटने का एंट्री करते हैं। तो यहां पर एंट्री हो जाएगा गुडविल अकाउंट डेबिट। अब गुडविल किसको मिलेगा? ऑल पार्टनर को। तो एक्सेस कैपिटल अकाउंट और यहां हो जाएगा टू वाइज का कैपिटल अकाउंट। अब गुडविल कितना था? 2500 रुपया था। तो गुडविल बांटा कैसे था? तो 1500 एक्स को मिला था और 1000 वाई को मिला था। तो याद रखना, गुडविल जब भी बटेगा ना वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही बटेगा। इस क्वेश्चन में ऑल और सेक्रीफाइसिंग सेम वही रहेगा। अच्छा, अब एक बात और, ये जो रिवैल्यूएशन हुआ था उसका भी एंट्री आपको करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन में जो लॉस होता है ना, उसका एंट्री में रिवैल्यूएशन डेबिट होता है। जिस जिस चीज पे लॉस हुआ उसको क्रेडिट करते हैं, इसको याद रखना होगा आपको। तो यहाँ एंट्री हो जाएगा रिवैल्यूएशन, अकाउंट को डेबिट कीजिएगा। अब क्या क्या चीज पे लॉस हुआ है? तो आपका लॉस हुआ है प्लांट मशीनरी पर, और आपका लॉस हुआ फर्नीचर पर, और आपका लॉस हुआ डेटर पर, जिसको प्रोविजन बोलते हैं। तो कितना कितना लॉस हुआ है? तो प्लांट मशीनरी पे 1750 का लॉस हुआ है,
फर्नीचर पे 75 हुआ है और डेटर पर आपका 1125 का लॉस हुआ है। ठीक है, तो ये टोटल लॉस हुआ है, तो इसको आप जोड़ लीजिए, आप कितना हो जाएगा 5 5 10 6 7 13 2 15 7 1 8 1 9 2950 का लॉस हुआ है। ठीक है, ये 2950 का लॉस हुआ है। अब जो प्रॉफिट हुआ है दो ठो ना, ये इसमें उल्टा एंट्री होता है, ये डेबिट होता है और ये क्रेडिट होता है। तो इसके लिए आप एंट्री करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और स्टॉक पर प्रॉफिट हुआ है तो स्टॉक अकाउंट को भी आप करेंगे डेबिट, अप टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन। अब लैंड बिल्डिंग के अमाउंट 2500 हो गया, स्टॉक का अमाउंट आपका 2250 हो गया। अब ये दोनों को टोटल कीजिएगा तो ये यहाँ पर रिवैल्यूएशन में 4750 का अमाउंट डाल दीजिएगा। ठीक है, अब ये जो प्रॉफिट को बांटे थे ना, इसका भी एंट्री किया जाता है। तो इसका एंट्री क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, इसका भी एंट्री कर लीजिए आप, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट अप टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट और टू वाइज कैपिटल अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन में कितना बांटे थे आप, तो इसको मिला था 1080, इसको मिला था 720 और दोनों मिलाकर के 1800। तो देखिए पूरा कंप्लीट हो गया ये आपका। देखिए बैलेंस शीट दिया हुआ था, इंफॉर्मेशन को शॉर्ट में थोड़ा सा बनाया गया यहाँ पर। इसके बाद इसको थोड़ा सा समझा जाए अच्छा से, थोड़ा सा रफ को हटाते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए इसको फिर से समझ लीजिए अच्छा से। कुछ नहीं, इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बना रहे थे हम लोग, तो देखिए प्लांट एंड मशीनरी हमारा प्लांट एंड मशीनरी 17,500 था, तो प्लांट एंड मशीनरी पे 10% का डेप्रिसिएशन है। देखिए 1750 हुआ, फर्नीचर पे 75 हुआ, डेटर पे प्रोविजन है, डूब रहा है, बिल्डिंग और स्टॉक पे फायदा है, तो टोटल इतना आया। अब इस टोटल में से इसको माइनस किया 1800 का फायदा को हम लोग 3:2 में यहाँ पर बांट दिए। अब जब पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे तो वो लोग जितना पैसा लगाया तो उसको क्रेडिट में डालेंगे, और जो नया पार्टनर पैसा लेके आया है कैपिटल उसको दिखा देंगे। गुडविल आया था 2500 बट गया, और यहाँ से जो प्रॉफिट आ रहा है तो इधर आया, अगर इधर में आता तो लॉस आता तो इधर में दिखाते। अब इसका एक्स का टोटल किए तो यही टोटल आया, यहाँ कुछ है नहीं, तो यही मेरा बैलेंस शीट ही हो जाएगा। और यही जो बैलेंस शीट अगर हमको बनाने बोलेगा तो यही वाला बैलेंस शीट में चल जाएगा। ये दोनों तीनों क्रेडिटर जैसे था वैसे ही है। बाकी हम यहीं से नोट किए, जो बढ़ा है उसको बढ़ाएं, जो घटा उसको घटाएं। तो ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, परंतु आपके इस क्वेश्चन में केवल रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने बोला था और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने बोला था। इसके पहले सब्जेक्टिव, ये तो सब्जेक्टिव हो गया। ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन मॉडल सेट 1 का वीडियो डाला जा चुका है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर कोई नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं गुरु सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 19। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नेट प्रॉफिट करंट ईयर का नेट प्रॉफिट 1 लाख है, ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व 10,000 है, डिक्रीज इन डेटर 25,000, डिक्रीज इन बीपी 20,000, डिस्काउंट ऑन शेयर रिटेन ऑफ 5,000, इंक्रीज इन स्टॉक, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 12,000 और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,000। ये आपको दिया हुआ है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले यहां पर हम लोग को लिख लेना होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट दो तरह से बनता है, एक डायरेक्ट मेथड से बनता है और एक इनडायरेक्ट मेथड से बनता है। तो हम यहाँ पर इसको इनडायरेक्ट मेथड से बना रहे हैं, ये डायरेक्ट से नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब इसमें कितना कॉलम होता है इसको देख लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग पार्टिकुलर्स लिखते हैं, और यहाँ अमाउंट के लिए 2 कॉलम हम लोग बनाने वाले हैं, एक अमाउंट का रफ कॉलम और एक अमाउंट के लिए फेयर कॉलम यहाँ पर बनाएंगे अमाउंट। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको नेट प्रॉफिट जो करंट ईयर का है उसको लिख लेना है। तो क्वेश्चन में आपका नेट प्रॉफिट करंट ईयर का 1 लाख दिया है, आपको इसको बाहर में आउटर कॉलम में चाहे इनर कॉलम में कहीं यहां भी लिख सकते हैं, लिख लिए। अब यहां पर ऐड करना है आपको
नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स और एक्सपेंसेस को यहां पर आपको ऐड करना है। अब इसमें जैसे डेप्रिसिएशन होता है, गुडविल रिटर्न ऑफ होता है, डिस्काउंट ऑन शेयर रिटर्न ऑफ होता है, ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व। तो इसमें से हम देख रहे हैं कि देखिए यहां पर ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व है 10,000 रुपया, ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व ये 10,000 ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। एक तो ये हो गया ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व। इसके बाद यहां पर डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट ऑन शेयर, डिस्काउंट ऑन शेयर रिटेन ऑफ, यानी शेयर को इशू करते समय जो डिस्काउंट हम दे रहे हैं वो रिटेन ऑफ हो गया। गुडविल रिटर्न ऑफ भी होता तब भी यही आता। तो डिस्काउंट ऑन शेयर रिटर्न ऑफ ये आपका कितना है 5,000 है, ये भी यहां पर आपका आ जाएगा। ये सब एड है। एक बात और, किसी भी फिक्स एसेट्स को बेचते समय उस पर अगर कोई लॉस हो रहा है तो ये भी नॉन ऑपरेटिंग लॉस है। तो नॉन ऑपरेटिंग लॉस को ऐड करते हैं, तो इसको लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो देखिए क्वेश्चन में हम लोग जो मशीनरी को बेच रहे थे, तो मशीनरी को बेचते समय हमको 12,000 का लॉस हुआ था, तो ये 12,000 रुपए का लॉस। हाँ, अगर किसी फिक्स एसेट्स या इन्वेस्टमेंट को बेचने से प्रॉफिट होगा तो लेस होगा, ठीक है। ये सब एड आइटम है तीनों ये। अब देखिए यहाँ पर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को बेचने में 4,000 का प्रॉफिट हुआ, ये लेस हो जाएगा, लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये आपका 4,000। तो जो लेस आइटम है उसको आपको माइनस में कर देना है। एक बात और समझिएगा, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का भी काम यहां पर होता है। तो करंट एसेट्स में एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर कोई करंट एसेट्स डिक्रीज हो रहा है तो उसको प्लस करना है, और अगर करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो उसको माइनस करना है। लेकिन करंट लायबिलिटीज के साथ उल्टा होता है, करंट लायबिलिटीज अगर इंक्रीज कर रहा है तो प्लस होगा, और अगर करंट लायबिलिटीज डिक्रीज हो रहा है तो माइनस। यानी कि करंट लायबिलिटीज सीधा समझिए तो है, जो बढ़ रहा है तो बढ़ाइए और घट रहा है तो घटाइए। लेकिन करंट एसेट्स के साथ क्या होता है, घट रहा है तो बढ़ाना है और बढ़ रहा है तो घटाना है। ऐसा होता क्यों है, देखिए आपको एक एग्जांपल देते। सपोज मान लीजिए डेटर, डेटर तो करंट एसेट्स है। अब मान लीजिए डेटर मेरा 10,000 था और अभी डेटर मेरा 12,000 हो गया। तो डेटर 12,000 क्यों हुआ, जरूर हम डेटर को कोई अमाउंट या कोई गुड्स उधार बेचे होंगे, डेटर मेरा बढ़ा है, इसका मतलब मेरे पास से पैसा गया है, तो कैश घटा है। यानी कि डेटर बढ़ने का मतलब कैश घटा है। अब मान लीजिए डेटर मेरे पास 10,000 था और डेटर मेरे पास हो गया 8,000, तो जरूर डेटर लोगों ने मुझे पैसा दिया 2,000 रुपए का, तो मेरे पास कैश आया है। तो डेटर जब घटता है मतलब पैसा मेरे पास आता है, इसलिए जब डेटर डिक्रीज होगा तो इसको प्लस करेंगे। अब क्रेडिटर का भी देख लीजिए, लायबिलिटीज में, करंट लायबिलिटीज में जैसे क्रेडिटर का एग्जांपल ले लेते हैं। अब मान लीजिए क्रेडिटर आपका 10,000 था, क्रेडिटर मतलब जो जिससे आप माल खरीदे वो 10,000 का था, और अभी क्रेडिटर आपका हो गया 8,000। इसका मतलब क्या होता है, हमको क्रेडिटर को 10,000 रुपया देना था और क्लोजिंग ऑफ द ईयर दिख रहा है हमको 8,000 देना है। इसका मतलब जरूर हम बीच में 2,000 रुपया दिए होंगे, तो दिए होंगे तो कैश मेरा माइनस हुआ होगा। तो इसीलिए अगर क्रेडिटर घटता है तो घटाते हैं, देखिए डिक्रीज करा तो घटा रहे हैं और इंक्रीज करता तो प्लस करते हैं। तो एक फंडामेंटल चीज है। अब इसका यूज कैसे करेंगे देखिए आपको बताते हैं। अब यहाँ पर डिक्रीज इन डेटर, इस अमाउंट को देखिए, डिक्रीज इन डेटर, आपका डेटर डिक्रीज कर रहा है, कितना डिक्रीज कर रहा है 25,000 रुपया। तो डेटर डिक्रीज कर रहा है, तो डेटर क्या है, करंट एसेट्स है, और डिक्रीज करने पर क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एड और यहाँ लिखेंगे डिक्रीज इन डेटर। अब डेटर डिक्रीज कितना कर रहा है 25,000, तो यहाँ पर 25,000 दिखा दिए। और आइए डिक्रीज इन बीपी, इसको देखिए, डिक्रीज इन बीपी, कितना बीपी डिक्रीज कर रहा है 20,000। तो बीपी क्या है, करंट लायबिलिटीज है, तो बीपी डिक्रीज करेगा तो माइनस में आएगा ना, तो यहाँ पर लेस, यहाँ क्या लिख दिया, डिक्रीज इन बीपी।
अब बीपी कितना डिक्रीज कर रहा है, 20,000, तो ये 20,000 डिक्रीज कर रहा है तो लेस में मेरा जा रहा है, तो लेस को क्या करते हैं, माइनस का साइन दे देते हैं। तो यहां तक आ गए हम लोग। फिर यहाँ एक आइटम और बचा हो तो इसको भी ले लीजिए, इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन स्टॉक। अब स्टॉक क्या है भाई, तो करंट एसेट्स है, इंक्रीज कर रहा है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो फिर लिखेंगे लेस और यहां लिख देंगे इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन स्टॉक। कितना स्टॉक इंक्रीज कर रहा है, 18,000, तो यहां पर 18,000 लिख के यहां पर माइनस कर दिए। कितना आइटम हो गया देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर बाहर में क्या जाएगा, तो देखिए इसको बताते हैं। यहाँ पर नेट कैश फ्लो, अगर प्लस में आएगा तो फ्लो, फ्लो का मतलब फ्लो हो रहा है, और अगर माइनस आएगा तो यूज लिखेंगे। तो पहले काम कीजिए आप, माइनस वाला देखते हैं, माइनस बड़ा नजर आ रहा है, 20 4 24 8 32 10 42, माइनस में मेरा 42,000 आ रहा है, और 1 2 3 प्लस में 25,000, 10 35 2 37 37 5 42 10 52, वाह 52,000 आ रहा है, 52,000 आ रहा है। एक बार फिर जोड़ लीजिए, प्लस में आपका 10,000 आ रहा है, डिस्काउंट रिटर्न ऑफ 5,000 और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 12,000, तो 10 5 15 और 12 15 12 27 27 और 25 52,000। तो यहां से मेरा 10,000 रुपया निकल रहा है, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो यहाँ 1,10,000 मेरा आंसर हो जाएगा। तो नेट कैश फ्लो मेरा यहाँ हो जाएगा 1,10,000, ये हमारा आंसर होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, आपका नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, ट्रांसफर ऑफ जनरल लेजर, डिस्काउंट ऑन रिटर्न ऑफ डिस्काउंट ऑन शेयर, और लॉस जो होता है सेल ऑफ मशीनरी का जो लॉस होता है वो ये प्लस में जाएगा, और प्रॉफिट माइनस में जाता है, और डिक्रीज इन डेटर ये प्लस आइटम है, और डिक्रीज इन बीपी लाइबिलिटीज अगर डिक्रीज कर रहा तो माइनस होगा, और स्टॉक इंक्रीज कर रहा है तो करंट एसेट्स इंक्रीज करता तो भी माइनस होता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको बना लेंगे। यहाँ से यहाँ तक का 10,000 आया, ये माइनस बैलेंस आता तो ये माइनस हो जाता, ये प्लस मेरा बड़ा है तो यहाँ पर प्लस हो गया, यही आंसर हो जाएगा।